तो ये आपने आजकल कोई हज़ारों दफ़ा सुन लिया होगा कि भाई 20,000 रुपया इन्वेस्ट करो, उसको कंपाउंड होने दो और 20 सालों के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। जो कि झूठ नहीं है लेकिन पूरा सच भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर ना हमारी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ ना एक और चीज़ भी कंपाउंड होती जा रही है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, और वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई का रेट। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 11% रहा है। अगर हम ये अज्यूम करें कि आगे भी ऐसे ही रहेगा तो अगर आपका घर आज 1 लाख रुपए में चलता है तो सेम घर चलाने के लिए और सेम लाइफस्टाइल के लिए 20 साल के बाद आपको 8 लाख रुपया चाहिए होगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स तो कंपाउंड हो रही हैं, लेकिन आपकी महंगाई भी, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंपाउंड होती जा रही है। तो अगर हम जिंदगी में दूसरी चीज़ों में कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की जो कंपाउंडिंग है ना, उसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर कंपाउंडिंग को ना इन्वेस्टमेंट्स की लेंस से नहीं, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, बल्कि जिंदगी की लेंस से बताने की कोशिश करूंगा। एंड आई प्रॉमिस, कंपाउंडिंग के ऊपर ना आपने ऐसी वीडियो कभी भी नहीं देखी होगी। तो आपका पैसा ना कांस्टेंट जंग में होता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और अगर आपका सारा फोकस ना इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडिंग के ऊपर है ना, तो आप किस्म की डिफेंस गेम खेल रहे हैं जहां पे आपका पैसा लूज तो नहीं होगा लेकिन ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। और अगर आपको अपना पैसा बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो आपको ये गेम ऑफेंस पे यानी अटैक पे खेलनी पड़ेगी, और उसमें आपको अपना जो फोकस है ना वो शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ऑन यू। और इस चीज़ के अंदर ना आपको इन 4 चीज़ों को कंपाउंड करना है, बिकॉज अगर आप इन 4 चीज़ों को कंपाउंड कर लेंगे ना तो आपकी असल में वेल्थ बनेगी। और इसे मैं कहता हूँ 4 इंजन ऑफ ट्रू वेल्थ। और इसमें जो सबसे पहला इंजन है वो सबसे पावरफुल इंजन है, और वो है योर अर्निंग पावर। तो सबसे पहले ये जो कॉमन नैरेटिव आजकल बना हुआ है ना, इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई आपको ये कह रहा है कि आप सेविंग्स करें, उसको इन्वेस्ट करें, वो कंपाउंड होगी और आप अमीर हो जाओगे, जो कि गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सारा फोकस, इन लोगों का सारा फोकस आउटपुट के ऊपर है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम है हमारा इनपुट का। यानी मोस्टली पाकिस्तानियों का तो ये प्रॉब्लम है कि वो महीने के एंड में कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो उसको इन्वेस्ट कर सकें, उसको सेव कर सकें। तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम कभी भी ना आउटपुट प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम रहेगा इनपुट प्रॉब्लम। जितना आप पैसा डालेंगे उतना वो इन्वेस्ट होगा, उतना वो कंपाउंड होगा और उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी। तो हमें सबसे पहले जाके देखना है ये इनपुट प्रॉब्लम, इसको टैकल कैसे करना है। और आप खुद सोचें कि जब महीने के एंड में आपके पास पैसे बचते हैं या नहीं बचते, जब आप सारे एक्सपेंसेस दे लेते हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा तो आपका सारा फोकस ना ये कंपनीज की रिसर्च के ऊपर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपका सारी रिसर्च का जो फोकस है ना वो ये होना चाहिए कि आप अपनी जो अर्निंग है उसको ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वेन्यूज़ हैं, क्या क्या दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं जिससे आप अपनी अर्निंग को ना ज़्यादा कर लें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपके पास पैसे ही नहीं बच रहे, आप कुछ सेव ही नहीं कर पा रहे, तो आप उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे? आप लोगों को देख रहे हैं कि वो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, वो होटल्स में खाना खा रहे हैं, तो आपको एंग्जाइटी हो रही है कि ये चीज़ें कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो इन्वेस्टमेंट से नहीं कर रहे, वो अपनी जो इनकी इनकम पावर है ना उसको उन्होंने ज़्यादा कर लिया, वो ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आपका सारा फोकस ना जब आप शुरू कर रहे हैं ना वो अर्निंग पावर के ऊपर होना चाहिए। और इसका सोल्यूशन ना बड़ा सिंपल है, और कि आप लोगों के लिए वैल्यू बनाएं। बिकॉज अगर आपके पास एक स्किल है और आप उसी स्किल की बेस के ऊपर जाके जॉब ले रहे हैं, कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी जो अर्निंग पावर है ना, जो आपकी ग्रोथ है वो लीनियर होगी। लेकिन अगर आपको अपनी ग्रोथ ना एक्सपोनेंशियल करनी है ना, उसके लिए आपको डिफरेंट स्किल्स को स्टैक करना पड़ेगा, क्योंकि जितने स्किल्स आपके पास होंगे उतना बेहतर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना हर बिजनेस की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जिस बंदा या जो भी बंदा आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो उतने ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल ही एक है और आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और एक और बंदा आएगा जिसके पास डिफरेंट स्किल्स होंगे, वो आपको आके एनी गिवन डे रिप्लेस कर सकता है। तो आपको जो अपने स्किल्स है ना उनको स्टैक करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे अराउंड। आपका एक फाउंडेशन स्किल होता है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं या जो आप कर रहे हैं, आपको उस फाउंडेशन स्किल के अराउंड ना मल्टीप्लायर स्किल्स बनाने हैं, जिसमें आपको इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी ओके, यू जस्ट नीड टू बी गुड इनफ। क्योंकि जब तक आपके ये मल्टीप्लायर स्किल्स नहीं होंगे ना, आप किसी भी बाहर के टैलेंट को बीट नहीं कर सकते। बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त टैलेंट का है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है। हम जब भी कोई नौकरी लेने जाते हैं या फ्रीलांस काम करते हैं, हमें इतने मसले मसाइल होते हैं कि कोई भी हमें हाइड नहीं करेगा। तो हमें अपने जो कोर फाउंडेशन स्किल है उसको मजबूत करना है, लेकिन हमें मल्टीप्लायर स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपने वर्क एथिक के ऊपर, टीम मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यू नेम इट। आपको
अपने फाउंडेशन स्किल के साथ साथ अपने मल्टीप्लायर स्किल्स को बढ़ाना है, बिकॉज देयर इज मैटर ऑफ टाइम कि जहाँ पे लोग आपको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आपकी जो ग्लोबल मार्केट है ना उसमें जो टैलेंट है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जितनी तेज़ी से टैलेंट बढ़ता जा रहा है आपको उतनी तेज़ी से अपने आप को भी बढ़ाना है। और इसको मैं अपने एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के एक छोटे से शहर सरगोदा में जॉब स्टार्ट की थी। 25,000 रुपया मेरी सैलरी थी और उस टाइम जो मेरा फाउंडेशन स्किल था ना वो सिर्फ हार्ड वर्क था, इसके अलावा और कुछ भी मुझे नहीं आता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ मैंने हर चीज़ कंपाउंड करना स्टार्ट की। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर की, निगोशिएशन स्किल्स बेहतर की, अपने आप को टेक सेवी किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी। ये सब चीज़ें मैंने सीखी ताकि मैं अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकूं जहां पे मैं किसी के लिए मल्टीपल लेवल्स पे जाके ना वैल्यू दे सकूं। और जब इवेंचुअली मैं अपने बिजनेस में ट्रांजिशन हुआ तो मुझे मसले मसाइल हुए, मेरे पार्टनर्स के साथ मिलकर हमें मसले मसाइल हुए, लेकिन हमारे जो स्किल्स कंपाउंड हो चुके थे उसकी वजह से मुझे अनफेयर एडवांटेज था, जिसकी वजह से जो मेरा बिजनेस था ना वो स्काई रॉकेट कर गया। और वो तब भी हुआ कि जब मैंने अपने स्किल्स को लिया, उसके ऊपर डिफरेंट स्किल्स को स्टैक किया, और वो स्किल्स स्टैक होते होते आई वॉज इन अ पोजिशन कि आई वॉज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। और आपको एग्जैक्टली यही करना है। और कोई भी चीज़ ना ओवरनाइट नहीं होती, बल्कि आप स्किल्स स्टैक कर करके ना अपनी वैल्यू को ज़्यादा करते जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना उसको अगेंस्ट आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि असल में ना वैल्यू के ही पैसे हैं। अब आप ये कहेंगे ये चीज़ें करनी कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। द फर्स्ट टिप इज योर स्किल ऑडिट। सबसे पहले आपने बैठ के ये देखना है कि मेरा जो फाउंडेशन स्किल है वो क्या है, कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये फाउंडेशन स्किल है। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, जेमिनाई, क्लॉड, किसी के ऊपर भी जाके मैंने उससे ये पूछना है कि ये मेरा फाउंडेशन स्किल है, इसके सब मल्टीप्लायर स्किल्स मैं कौन कौन से सीखूं जहां पे मैं किसी बंदे के लिए भी ना वैल्यू ज़्यादा बना सकूं। और आपने कॉन्वर्जेशन करनी है चैट जीपीटी के साथ। जैसे ही वो आपको वैल्यूज़ देगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आपने वो चीज़ें नोट करनी है, उस क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है कि यार ये अगर मैं कर लूँगा इसका क्या फ़ायदा है, अगर इन 2 स्किल्स को स्टैक कर लूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे क्या चीज़ किसी को सर्विस दे सकता हूँ। तो जब आपको आंसर आने लग जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा यार ये 3-4 मल्टीप्लायर स्किल्स हैं जो मेरे फाउंडेशन स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू बना सकता हूँ। और इसके बाद टिप नंबर 2 है कि आपने 60 मिनट रूल अप्लाई करना है, जहाँ पे आपने हर दिन या हर 2 दिन के बाद 60 मिनट्स उस मल्टीप्लायर स्किल्स के ऊपर लगाना है। और आपने अपने आप को टाइम फ्रेम देना है कि 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 1 साल में मैंने अपने आप को 2 से 3 मल्टीप्लायर स्किल्स सिखा लेने हैं। बिकॉज गोल यहाँ पे ये नहीं है कि आप उसमें बहुत अच्छे हों, बल्कि गोल यहाँ पे ये है कि आप उसमें गुड इनफ हो। ओनली 25%, जो कि स्कॉट एडम्स का कॉन्सेप्ट है कि आप गुड इनफ हो और आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपका फाउंडेशन स्किल और ये मल्टीप्लायर स्किल्स कंबाइन होंगे तो आप उन बहुत ज़्यादा लोगों से बेहतर होंगे जो कि सिर्फ एक स्किल लेके बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपने करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। आपने अपना सारी एफर्ट, अपनी सारी एनर्जी डालनी है, एंड आई रिपीट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। और अगर आपको ये चीज़ डाउटफुल लगे ना कि यार ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये तो वैसे ही लगा हुआ है, तो आपने मेरी एक बात लाजमी याद रखनी है, वो आप अभी समझ लें या फिर आपको ठोकरें खाने के बाद समझ आएगी कि आपका जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ना वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पैसे उसमें डाल रहे हैं या कितना ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं, बल्कि वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका आज का ना पर्सनल ग्रोथ का जो पोर्टफोलियो है ना वो कैसा जा रहा है। तो अगर आपकी जो अर्निंग है ना वो गाड़ी का पावरफुल इंजन है ना, तो जो आपकी नॉलेज है ना वो गाड़ी का जीपीएस और स्टीयरिंग व्हील है। बिकॉज आपका इंजन जितना मर्जी स्ट्रांग हो जाए ना, जब तक नेविगेशन नहीं है, जब तक स्टीयरिंग व्हील नहीं है, जब तक उसको डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ पे जाना है, तो उस इंजन का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। इसलिए आपकी नॉलेज ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो ये बताती है कि आपने ज़िंदगी में कहाँ पर जाना है। तो आपको एक्टिवली बैठ के नॉलेज को सीख करना है, नॉलेज को लेना है, बिकॉज उसके बगैर ना अब ज़िंदगी में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और नॉलेज लेने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आप बैठ के ना किसी को ज्ञान दें, किसी को पॉडकास्ट पे ले आएँ कि यार मेरे पास ये नॉलेज है, बल्कि यहाँ पे मकसद ये है कि आपके पास इनफ नॉलेज हो ताकि जो आप अपने डिसीजन है ना उनको बेहतर ले सकें। बिकॉज आप जब भी कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं या बुरा डिसीजन लेते हैं ना, उसके जो पीछे जो चीज़ होती है ना वो नॉलेज होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो आप बैड डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप शायद ऑप्टिमल डिसीजन ना लें, लेकिन उसके आसपास डिसीजन लेंगे ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि हम नॉलेज लें ताकि हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को ना बेहतर कर सकें। और इस चीज़ को ना हॉवर्ड मार्क जो कि इन्वेस्टर, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि भाई 2 तरह की थिंकिंग होती है, द फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग एंड द सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। द फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है कि जब भी कोई बंदा होता है ना उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हर चीज़ के, कि यार ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, वो फ़ौरन वो चीज़ ले लेता है। यार अच्छा ये मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा,
वो चीज़ कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल वो बैठा रात को, उसको लगता है कि यार मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करूं या मैं जाके गाड़ी ले लूं, तो उसका दिमाग कहेगा यार इन्वेस्टमेंट तो 20 साल के बाद लेनी है, उसका क्या फ़ायदा, अभी गाड़ी मिल रही है, अभी जाके गाड़ी ले लो। वो जाके गाड़ी ले लेगा। उसके बाद वो रात को बैठ के जब किताब पढ़ने बैठेगा तो कहेगा यार किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या ही मिल जाएगा। वो कहता है यार नेटफ्लिक्स में मूवी देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स में मूवी देख लेगा तो अपने प्लेजर को ना वो प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर योर ग्रोथ। तो जब वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग पे रहेगा ना, तब तक वो इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे भागेगा, अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है उसको कभी भी डिले नहीं करेगा। और जब तक वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं करेगा ना, तब तक वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म माइंडसेट को कभी भी नहीं ला सकता। दूसरा जो मेंटल मॉडल है वो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जो कि बड़ी कमाल की चीज़ है। वो ये कहती है कि यार जब भी आप कोई डिसीजन लें या किसी चीज़ के बारे में सोचें ना, आप सबसे पहले ये पूछें कि जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, देन व्हाट। उसके जब वो हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, देन व्हाट। जब आप ये सवाल करते रहेंगे ना, तो आप एक ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहुंच जाएंगे या एक ऑप्टिमल फ्यूचर आउटकम में आ जाएंगे। यार जब मैं ये करूंगा, ये 5-6 चीज़ें होंगी, उसके बाद ये हो जाएगा, क्या मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आंसर नो है ना, तो आप वो जो डिसीजन ले रहे थे ना वो आप नहीं लेंगे। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें आप अपनी ग्रेटिफिकेशन है ना उसको डिले करते हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आपके पास एक किस्म की ना सुपर पावर आ गई है कि आप अपनी चेन ऑफ थॉट से ना क्वेश्चनिंग करके अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर, बिकॉज ये नॉलेज के बगैर तो नहीं हो सकता, जितनी आपके पास नॉलेज है उसके बगैर तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आप फ्यूचर आउटकम को अभी देख पा रहे हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन आप अपनी रीजनिंग के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करके आज फ्यूचर की चीज़ को देख पा रहे हैं। और इसको ना एक एग्जांपल समझते हैं कि दो शख्स हैं, अली और बिलाल। अली भाई कहते हैं कि यार मुझे ना सिविक गाड़ी चाहिए, मेरी सैलरी भी अच्छी है, मैं बैंक में जाता हूँ गाड़ी ले लेता हूँ। वो बैंक में जाते हैं, उसको कहते हैं 80,000 रुपया आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, आपको गाड़ी चाहिए। वो कहता है जी चाहिए। वो गाड़ी लेके घर आ जाते हैं। उसकी फैमिली में बल्ले बल्ले, जो उनके ऑफिस में उनमें बल्ले बल्ले, दोस्तों में बल्ले बल्ले, सारे कहते हैं कि यार आप तो बड़ी अच्छी जॉब करें, हमें भी लगवा दें, बहुत अच्छी चीज़ है। अब सब वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग थी, क्योंकि उनको गाड़ी चाहिए थी, वो जाके गाड़ी ले आए हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि इसका क्या इंपैक्ट होगा, फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा। वो थी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन जो बिलाल भाई है ना, वो भी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी बैंक जाते हैं। वो कहते हैं यार 80,000 रुपया जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, देन व्हाट, उसके बाद क्या होगा। वो कहते हैं कि यार अगर मैं 80,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे दूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकूंगा। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकूंगा तो मेरी कंपाउंड जो इन्वेस्टमेंट होगी वो नहीं होगी, तो 5-6-7 साल के बाद जो मेरी अमाउंट हो सकती है वो नहीं होगी। देन व्हाट, तब मुझे 5-6-7 साल में जो मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, शायद मुझे पसंद है या नहीं पसंद, मुझे करनी पड़ेगी, बॉस की बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मैं ये नौकरी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट्स देनी है। देन व्हाट, तब मैं खुद को अच्छा फील नहीं करूँगा, डीमोटिवेटेड रहूँगा, ज़िंदगी में मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और मैं कभी भी ना इस ट्रैप से ना निकल नहीं सकता जब तक मेरी गाड़ी क्लियर नहीं हो सकती। और एवेंचुअली वो डिसाइड क्या करता है कि यार मैं अपनी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये पैसे इन्वेस्ट करूँगा। जब मैं पैसे इन्वेस्ट कर लूँगा ना, उसके बाद जब रिटर्न आएगा या फिर जो भी फ्यूचर में जो वैल्यू बनेगी उसकी बेस में मैं गाड़ी ले लूँगा। अभी जो मेरी जो मोटरसाइकिल है या जो मेरी पुरानी सी गाड़ी है, इट विल वर्क। तो अब इन दोनों केसेस के अंदर जो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग थी ना, उसकी वजह से बिलाल ने बेटर डिसीजन लिया है, बिकॉज जो गाड़ियाँ ना वो आपकी वैसी उसकी डीवैल्यू हो जाती हैं। और डीवैल्यू ना भी हो, आपको गाड़ी, जो पुरानी गाड़ी है वो भी आपको वही काम करके देगी, जो न्यू गाड़ी है वो भी वो वही काम करके देगी। लेकिन आपने जो 6-7 साल की जो कंपाउंडिंग मिस की है ना, उसका आपको बहुत नुकसान होगा। जो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है ना, आपको अपने एक्शंस के जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो आपको आज नजर आ रहे हैं, और क्या होगा, क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें आप आज देख रहे हो। और ये चीज़ें तब भी होंगी जब आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होगी कि जब एक्टिवली बैठ के चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मशहूर बंदों को सुन रहे हैं, मशहूर नहीं, इन्वेस्टर्स को सुन रहे हैं जो कि मशहूर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें की, जो सक्सेसफुल बंदे हैं उन्होंने क्या किया। मैं उनको सुनूंगा, किताबें पढ़ूंगा, मैं देखूंगा दुनिया में नॉलेज क्या है। जब आपके पास ये नॉलेज आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, तो आप अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजन है ना वो अच्छे लेंगे। जब आप ज़िंदगी के डिसीजन अच्छे ले रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो इससे पहले हम अगले इंजन पे जाए ना, तो हमें ये चीज़ समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एफर्ट्स है ना, उसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं होगा। हमारी जो एफर्ट्स है ना, वो सालों साल ऐसी होंगी जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और वही चीज़ डिफाइन करेगी कि आप सक्सेसफुल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसी जो चीज़ को ना एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहता है कि जब भी आपकी जो एफर्ट्स है ना इनविजिबल रहेंगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप ऐसे इमेजिन करें कि जैसी आपकी जो ये जो ग्रोथ का चार्ट है ना, ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये पहले नीचे आएगा, और आपका जो मोस्टली टाइम है ना, वो इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में गुजरेगा।
गुजरेगा। यानी जहाँ पे आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और मोस्टली लोग ना यहाँ पे क्विट कर देते हैं। इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के अंदर ना जब लोग क्विट कर देते हैं ना, तो जो बाकी के 20% या 25% लोग रह जाते हैं ना, वो जब इससे बाहर निकलते हैं ना, और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। बिकॉज ये जो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है ना, यहाँ पे लोग जब टाइम गुजार रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके आसपास लोग कह रहे हैं यार तू ये चीज़ कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो तू नॉलेज की बातें कर रहा है, नॉलेज जमा कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, ये जो तू अपनी अर्निंग पावर के लिए कोशिशें कर रहा है, स्किल्स को स्टैक कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई और चीज़ कर ले, कोई ट्रेडिंग कर ले। तो वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के अंदर ना लोग मोस्टली अपनी वहीं पे अपनी जो बाजी है ना, वो वैसे ही हार जाते हैं। वो कहते हैं यार इसका कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ देते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग वही होंगे जो कि इस वैली से बाहर निकलते हैं, और वही डिपेंड करता है कि आप कितने कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। और बड़ी पुरानी एक पैरेबल एग्जांपल है कि एक बंदा ना एक पत्थर को ना हथौड़े से तोड़ा होता है, और वो उसको तोड़ा है, उसको 100 ज़रबे मारता है, वो नहीं टूटता, लेकिन 101 ज़रब जब मारता है ना, साथ ही वो पत्थर टूट जाता है। अब उसको पता है ये जो 101 जो मैंने 101 दफ़ा मारा है ना, उसके पीछे जो पूरी जर्नी है ना, वो डिपेंड करती है कि ये पत्थर टूटा, ये सिर्फ एंड वाली ज़रब से नहीं टूटा। तो उसने जो 100 ज़रबे मारी, वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में टाइम गुजारा, उसके बाद जाके उसको रिजल्ट मिला। और आपको ज़िंदगी के अंदर ना बस स्ट्राइक करते रहना है, मतलब आपको वो ज़रबे लगाते रहना है, एफर्ट डालते रहना है, और वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के अंदर ना आपने अपनी एफर्ट को नहीं छोड़ना। एकदम ही ना 101 ज़रब जैसे उसकी लगी थी, आपको कोई अचानक कोई आपकी प्रमोशन मिल जाएगी, आपका जो बिज़नेस रुका हुआ था वो चल जाएगा, आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो वो ऐसी लगेगा बाहर वालों को ये लक थी, लेकिन वो लक नहीं थी। आपने वो वैल्यू और डिसअपॉइंटमेंट में टाइम गुजारा और आपने वो क्विट नहीं किया। और तो ये सारी जो प्रैक्टिस थी ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, क्योंकि दिस इज नो लक, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट। आपने ये जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं ना, ये इससे सारी चीज़ों से गुजरना है, अपने आप को तोड़ना है, रीबिल्ड करना है, तोड़ना है, रीबिल्ड करना है, ऐसे ही आप बनोगे। इसके अलावा देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। तो आपको अब ये सब कुछ सुनने के बाद लगेगा यार मैं इन्वेस्टिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रो इन्वेस्टिंग हूँ, लेकिन मेरे जो फिलॉसफी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आजकल तो बुल मार्केट जा रही है, आजकल हर कोई जीनियस बना हुआ है, हर कोई स्टॉक ले रहा है, 5, 6, 7, 8, 10% के ऊपर जाके वो बेच देता है, प्रॉफिट लेके बुक कर लेता है, उसको लगता है कि वो बड़ा जीनियस है। लेकिन अगर हम 5-6 साल पहले की बात देखें ना, तो 5 साल 2017 से 2022 तक बेयर मार्केट में थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उनका जो पैसा था या तो नीचे गिरा था या साइडवेज था। तो जिनका सॉलिड डिपेंडेंस थी ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी ना, वो लोगों ने अपना टाइम ज़ाया किया है, और उनको यही लगा कि यार ये चीज़ तो बड़ी बेकार चीज़ है। उन्होंने अपने पैसे या तो लॉस में बेच दिए, या उसके बाद उनका कभी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो ट्रस्ट बना ही नहीं है। बिकॉज बेयर मार्केट के ऊपर ना आपका जो पेशेंस होता है ना, वो टेस्ट होता है, और जब आपका पेशेंस टेस्ट कब होता है और आप उससे सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, वो तब भी कर सकते हैं जब आपकी जो अर्निंग है ना वो इतनी ज़्यादा हो ड्यूरिंग द बेयर मार्केट कि आपको मसला नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं हो रही कि अगर वो नीचे भी जा रही है। तो मेरी जो फिलॉसफी यही है कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस है ना वो इनपुट के ऊपर है कि मैं जितना पैसा कमाऊंगा ना उतना ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट। और उसके अलावा मैं पैसे बर्न करता हूँ बुक्स के ऊपर, कोर्सेज के ऊपर, कोचेस के ऊपर, ताकि मैं ज़्यादा नॉलेज ले सकूँ, ज़्यादा चीज़ों के बारे में मुझे पता हो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में डिसीजन है ना वो मैं बेहतर तरीके से ले सकूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना मेरे पास पैसा बचेगा उतना मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और आपको इस चीज़ में डिसाइड नहीं करना कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने जो स्किल्स है ना उसके ऊपर काम करना है, बल्कि आपको एक तरतीब के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर चीज़ों को लेकर चलना है। सबसे पहले आपने काम करना है अपनी अर्निंग के ऊपर। जैसे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी उसके बाद आपने उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, बिकॉज आपकी जो अर्निंग है ना वो वहाँ से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वहाँ से आपकी वेल्थ प्रिजर्व होगी, यानी बची रहेगी। तो आपको इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गए 2 इंजन, लेकिन जो बाकी के 2 इंजन है, आई विल मेक अनदर वीडियो पार्ट 2 ऑफ दिस, ताकि मैं वो दोनों चीज़ें भी आपको समझा सकूं। बिकॉज आवर ब्रेन ना इज डिजाइंड नॉट टू ऑब्जॉर्व अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिकॉज अगर मैं आपको वो भी बता दूंगा ना, तो जो मैंने ऊपर बात कहानी पूरी सुनाई है ना, आपको ये भी समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं जो पार्ट 2 बनाऊँ ना, आप उसमें देख सकें कि वो जो 2 इंजन है ना वो इक्वली इंपॉर्टेंट है एज दीज 2 इंजन। बिकॉज वो इंजन है आपकी जो रेपुटेशन पावर है और आपका जो माइंडसेट पावर है। बिकॉज जब वो भी प्रॉपरली तरीके से कंपाउंड हो रहे हैं, सो देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड दैट स्टॉप्स यू टू कंपाउंड योर मनी। तो कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। और ये जब तक टैकल नहीं होगी ना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी, कंपाउंडिंग इट, यू नो, दैट विल मेक यू अ करोड़पति, बट एट व्हाट कॉस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।